अगर चीनी दर्शन की शुरुआत बहुत पुराने समय में मानी जाए तो ये दुनिया का सबसे लंबा चलता आ रहा दार्शनिक विचार है। हर दार्शनिक या सोचने वाले व्यक्ति का नाम लेना मुमकिन नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं को शामिल किया गया है जिनकी बातें सबसे ज्यादा पहचान बनाती हैं और जिन्होंने सोच का नया रास्ता दिखाया। जिन लोगों ने बस पुराने तरीकों को ही दोहराया, उनकी चर्चा नहीं की गई है। यहाँ जिन लोगों की बात की गई है, उनकी सोच को 4 हिस्सों में रखा गया है। असलियत क्या है, हम कैसे जान सकते हैं, सही गलत क्या है, और समाज सरकार कैसे चलनी चाहिए। कई सवाल हैं जो चीनी सोच और पश्चिमी सोच दोनों में मिलते हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो अलग अलग हैं। इसलिए चीनी दर्शन ने क्यों अलग रास्ता अपनाया, ये समझना भी खुद में एक सीख है। ये सब जानकारियां आपको चीनी सोच के नए पहलुओं की तरफ खींचेंगी और आपको आगे जानने के लिए तैयार करेंगी। आगे इन बातों पर चर्चा की गई है। असलियत और दुनिया किस चीज से बनी है, सबसे पहली सोच कैसी थी, पुराने ग्रंथों का क्या रोल है, खास लोगों की राय, बात के दौर की अलग अलग सोच और किस तरह से सोच बदलती रही है। फिर ये कि सही ज्ञान क्या है, हम कैसे जान सकते हैं पुराने समय से लेकर बात के वक्त की अलग अलग सोच और कैसे कुछ लोग नई नई बातें लाए। फिर ये कि सही गलत क्या है, इंसान कैसे अच्छा बनता है, अलग अलग सोच और धार्मिक रास्ते और किस तरह से इंसान को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। आखिर में समाज और सरकार की बातें हैं। समाज कैसे चलना चाहिए, राजा या नेता का क्या रोल है, कानून कैसे लागू होना चाहिए और आज की सोच में क्या बदलाव आए। इस तरह ये सारी बातें चीनी दर्शन की सबसे अहम और अलग सोच को सामने लाती हैं, ताकि हर कोई आसानी से समझ सके कि इस सोच का क्या मतलब है और ये दूसरों से कैसे अलग। पश्चिमी सोच में असलियत यानी हकीकत की बात करते हुए अक्सर ये मान लिया जाता है कि कोई चीज़ या ताकत है जो सब कुछ बनाती और चलाती है, लेकिन चीनी सोच में ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ हकीकत को समझने के कई अलग अलग तरीके हैं, लेकिन वैसे मायनों में गहराई से सोचने की आदत नहीं रही जैसी पश्चिमी देशों में है। चीनी दार्शनिकों ने कई सवालों पर सोचा। असलियत किस चीज़ से बनी है, क्या ये एक ही तरह की चीज़ है या अलग अलग तरह की, क्या इसमें कोई हमेशा रहने वाली चीज़ या सब कुछ बदलता रहता है। जो हमें दिखता है क्या वही सच है या कुछ और है। शुरुआती वक्त में जब झोउ राजवंश शुरू हुआ, तब कई बड़े ग्रंथ लिखे गए जो बाद में चीन की पढ़ाई का हिस्सा बन गए। इन किताबों में उस समय के सोचने का तरीका छुपा है, हालांकि इनमें से कई हिस्से बाद में भी जुड़ सकते हैं। फिर भी इनमें बहुत पुरानी सोच की झलक मिलती है जो कन्फ्यूशियस के समय या उससे पहले की हो सकती है। चीनी सोच का ये जो रास्ता है वो कई ऐसी किताबों से होकर आता है जो किसी एक इंसान की लिखी हुई नहीं है, जैसे बड़े टीका वाली किताब, झुओ के इतिहास और महान योजना वाला हिस्सा। परिवर्तन का ग्रंथ 2 हिस्सों में है, एक तो भविष्य बताने वाली किताब जो झोउ राजवंश के जमाने की मानी जाती है, और दूसरा उसमें लिखी गई टीकाएं जिन्हें मिलाकर 10 पंख कहा जाता है। इन सब में सबसे अहम है बड़ा टीका, क्योंकि इसी से हमें शुरुआती चीनी सोच समझने में आसानी होती है। इसकी असली तारीख तय नहीं हो पाई है, लेकिन इतना तय है कि ये बहुत पुरानी है। इस ग्रंथ में धरती और आसमान को मिलाकर हकीकत की बात की गई है। असलियत किस तरह बदलती है उसे दाओ शब्द से बताया गया है, जो अपने आप में चलता है और उसमें अपने कुछ नियम होते हैं। यहाँ ची नाम की चीज मानी जाती है जो बदल बदल कर हर चीज का रूप लेती है। यही चीज कभी मिट्टी जैसी है तो कभी आत्मा जैसी। ची हमेशा अपनी अंदरूनी ताकतों यानी यिन और यांग से चलती है। हकीकत में जो भी बदलाव होते हैं वो ना तो बिना वजह होते हैं, न ही कोई दिमाग या भगवान चलाता है। यहाँ हर चीज के बनने और चलने के अपने नियम हैं और इन्हीं नियमों को ग्रंथ के चिन्हों से जोड़कर समझाया गया है। यिन और यांग
हमेशा एक दूसरे से तालमेल बिठाते हैं। कभी एक आगे रहता है, कभी दूसरा, लेकिन दोनों साथ मिलकर ही सब कुछ बदलते और नया बनाते हैं। पश्चिमी सोच में हर चीज की एक खास पहचान या असलियत मानी जाती है, जैसे कुर्सी, बिल्ली या पेड़। हर किसी की अपनी अलग प्रकृति होती है। लेकिन शुरुआती चीनी सोच में चीजों का बदलना और उनका लगातार नया बनना सबसे जरूरी बात है। यहाँ किसी चीज की असलियत उसकी ची की खास बनावट और उसमें यन यांग का संतुलन है। इसी से हर चीज की अलग पहचान बनती है। लेकिन यहाँ अलग अलग चीजों के बीच कोई बहुत गहरी दूरी नहीं मानी जाती। यहाँ भी प्रकृति शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी चीज के अंदर कोई अलग आत्मा या छुपा हुआ रूप है, बल्कि प्रकृति मतलब वो तरीका जिससे उसकी ची का मेल हुआ और वो चीज बनी। यही उसे बाकी चीजों से अलग बनाता है। झुओ का इतिहास नाम की किताब उस दौर के राजाओं की बातों में लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि पानी, आग, धातु, लकड़ी, मिट्टी और अनाज, ये 6 चीजें इंसान की सबसे बड़ी जरूरतें हैं। इन 6 में से 5 को वुशिंग कहते हैं, मतलब लकड़ी, आग, मिट्टी, धातु और पानी। हर चीज इन्हीं 5 ताकतों के मेल से बनती है और ये सारी आपस में जुड़ी रहती हैं। इनके बिना जीवन चल नहीं सकता। महान योजना नाम के अध्याय में ये बताया गया है कि समाज को धरती और आसमान के नियमों के हिसाब से चलना चाहिए। इसमें बताया गया है कि कैसे 5 ताकतें हर चीज को बनाती हैं। अगर इंसान इनके अनुसार नहीं चलता तो बीमारियां और परेशानी बढ़ जाती है और पूरे समाज में अशांति आ सकती है। मोदी यानी मोजी की सोच में स्वर्ग यानी तियान का जिक्र बहुत अहम है। यहाँ स्वर्ग का मतलब सिर्फ आकाश नहीं, बल्कि वो ताकत है जो सब कुछ चलाती है। मोजी की किताबों में स्वर्ग को ऐसा बताया गया है जैसे वो इंसानों की परवाह करता है, सबके लिए बराबर है, इंसाफ करता है और अच्छा बर्ताव करने वालों को इनाम भी देता है। स्वर्ग का भी अपना एक रास्ता है जिससे वो सब कुछ सही तरीके से चलाता है। मोजी के हिसाब से इंसानों को सही और गलत की समझ और अच्छी जिंदगी का रास्ता इसी स्वर्ग की इच्छा से मिलता है। मोजी ने हमेशा ये माना कि इंसान की जिंदगी पहले से तय नहीं है। उसने साफ कहा कि अगर मान लिया जाए कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है, तो फिर मेहनत, कोशिश, अच्छाई, बुराई कुछ भी मायने नहीं रखता। ऐसे सोचने से लोगों की हालत कभी नहीं सुधरेगी। मोजी के मुताबिक किस्मत जैसी बातें राजा अपनी ताकत और अमीरी को सही ठहराने के लिए और गरीब लोग अपनी गरीबी को सहने के लिए बना लेते हैं। इस वजह से मोजी ने किस्मत की बात को नकार दिया। लाओ जुआन परंपरा दरअसल 2 बड़ी किताबों की सोच को जोड़कर बताई जाती है। ये किताबें कई लोगों ने मिलकर तैयार की हैं और इनके पीछे कोई एक लेखक नहीं है। इन किताबों में बार बार यही बताया गया है कि धरती और आसमान मतलब पूरी हकीकत हमेशा बदलती रहती है, लेकिन ये बदलाव बेमतलब नहीं होता। यहाँ सब कुछ एक नियम के हिसाब से चलता है जिसे दाओ कहते हैं। दाओ का मतलब है वो रास्ता या तरीका जिससे सब कुछ चलता है। हर चीज की अपनी एक ची होती है जो यिन और यांग की ताकतों से मिलकर खुद चलती है। दाओ का जिक्र इन किताबों में कभी नाम के तौर पर आता है तो कभी क्रिया के रूप में, जैसे सब कुछ दाओ हो रहा है। दाओ के अंदर अपनी खुद की ताकत होती है जिससे सारी चीजें निकलती हैं। पापोगो अंतु दाओ किसी चीज की तरह सोचता नहीं, उसकी कोई योजना नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सब कुछ अच्छे से चलाता है। दाओ का काम होता है बिना किसी जोर जबरदस्ती के हर चीज को उसके सही रास्ते पर रखना। इनमें ये भी कहा गया है कि दाओ और स्वर्ग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों मिलकर इंसानों के लिए अच्छा करते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन दाओ किसी की तरह सोचता नहीं, वो खुद ब खुद चलता रहता है जैसे सब कुछ अपने आप हो रहा हो। दाओ के बारे में कहा गया है कि वो किसी भी नाम, जगह या समय में नहीं बनता। ना ही ये कहा जा सकता है कि दाओ कब से है या कहाँ है, क्योंकि वो हर जगह है।
लेकिन कहीं भी नहीं। इसी वजह से दाओ को पूरी हकीकत का आधार माना गया है, पर उसे किसी एक शब्द या सोच में बांधा नहीं जा सकता। जुआंजी की किताब में 5 ताकतों वाली सोच का सीधा जिक्र नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि ये सोच उसी समय बन रही। इसमें इतना जरूर बताया गया है कि हर चीज बदलती रहती है और इंसान भी खुद को बदल सकता है। हान राजवंश के समय में यिन यांग और 5 ताकतों की सोच को एक साथ मिलाकर समझाया गया। उस समय यिन यांग नाम की एक अलग सोच मानी जाती थी, जो धरती और आसमान के नियमों को समझने और भविष्य बताने की कोशिश करती थी। बाद में 5 ताकतों की सोच भी इसी में जुड़ गई। उस दौर के कई बड़े विद्वानों ने यिन यांग, 5 ताकतें और परंपरागत सोच को मिलाकर एक नया रास्ता दिखाया। इन सब का मकसद ये था कि धरती, आसमान और इंसान सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन सब के बीच तालमेल जरूरी है। बौद्ध धर्म जब चीन पहुंचा तो कई अलग अलग सोच की बातें वहां आईं। शुरू में चीन के लोग ये समझ ही नहीं पाए कि बौद्ध ग्रंथों में भी बहुत सारी अलग अलग धाराएं हैं, तो उन्होंने सबको मिलाकर एक ही सिस्टम बनाने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे चीन में अपनी खास तरह की बौद्ध सोच भी बनने लगी। तिएनताई बौद्ध सोच, जो पूरी तरह से चीन की बनी हुई थी, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि एक ही असलियत है जिसमें रोजमर्रा की दुनिया और निर्वाण दोनों शामिल हैं। बाकी बहुत सारी बौद्ध धाराएं, जिनमें भारत की सोच भी शामिल है, वहां रोजमर्रा की दुनिया और निर्वाण को एक दूसरे से बिल्कुल अलग मानते हैं। तिएनताई में ये भी बताया गया कि असलियत अपने आप में खाली है, क्योंकि हर चीज कई कारणों से मिलकर बनती है। किसी भी चीज का खुद का कोई स्थायी रूप या असलियत नहीं है। सब चीजें बस पल भर के लिए हैं और हमेशा बदलती रहती हैं। इंसान अपनी जिंदगी में कभी दुख झेलता है, कभी खुश रहता है और कभी कभी उसे गहरी शांति या जागरूकता भी मिलती। तिएनताई बौद्ध सोच में असलियत को 10 तरह की अवस्थाओं में बताया गया है, जैसे नरक के प्राणी, भूखे भूत, जानवर, दैत्य, इंसान, देवता, सुनने वाले साधक, खुद से ज्ञान पाने वाले, बोधिसत्व और बुद्ध। यहाँ ये साफ कहा गया है कि नरक के प्राणी और बुद्ध दोनों एक ही असलियत में रहते हैं। इन सब के बीच कोई दीवार नहीं है, कोई अलग अलग लोक या स्वर्ग नरक जैसी बातें नहीं हैं। हमारे आसपास कोई भी इंसान बोधिसत्व या बुद्ध हो सकता है। असल मकसद ये नहीं है कि इस दुनिया को छोड़कर कहीं और जाना है, बल्कि इसी दुनिया में बुद्ध की तरह जीना है। यही एकमात्र असलियत है, कोई और जगह नहीं है। तिएनताई में हर इंसान के अंदर बुद्ध बनने की क्षमता है। बुद्ध जैसा जीवन जीना अमर हो जाना नहीं है, क्योंकि हर चीज एक दिन बदलती है या खत्म हो जाती। ये सब इस बात को दिखाता है कि असलियत अपने आप में खाली है, लेकिन ये भी सच है कि जो कुछ है वो इसी दुनिया में है। कॉन्शियसनेस ओनली, यानी सिर्फ चेतना वाली बौद्ध सोच के हिसाब से असलियत में कुछ भी नहीं है, बस चेतना ही सब कुछ है। मतलब जो भी हम महसूस करते हैं वो हमारे मन की प्रक्रिया है, बाहर की कोई चीज असलियत में नहीं है। ये सोच भारत से आई थी और चीन में काफी लोकप्रिय हुई। इसमें बताया गया कि जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसकी चेतना में हर पुराना अनुभव और हर किया गया काम जमा रहता है, जिसे भंडार चेतना कहा गया। जो भी विचार या अनुभव आते हैं वो किसी बाहरी चीज की वजह से नहीं, बल्कि चेतना के भीतर आपस में जुड़े होने की वजह से होते हैं। इसी को परस्पर निर्भरता कहा गया है। इस सोच में चेतना के अलग अलग स्तर बताए गए हैं और जैसे जैसे चेतना बढ़ती है वैसे वैसे वो ऊपर उठती जाती है। इसे सुगंधित करना कहा गया, जिसका मतलब है नीचे की चेतना ऊपर की चेतना को खास बनाती है। ये तरीका बाकी दार्शनिक सोच से बिल्कुल अलग है। 11वीं सदी की शुरुआत में कुछ दार्शनिकों ने मिलकर चीन की सोच को नया रूप देने की कोशिश की। इन लोगों ने कन्फ्यूशियस की बातों को दाओ और बौद्ध धर्म की सोच से मिलाया।
इन सब का मकसद था पुराने विचारों में नई समझ जोड़ना। इन सब में सबसे ज्यादा असर झूशी की सोच का रहा। झूशी की सोच चीन, कोरिया और जापान की पढ़ाई और सोच का हिस्सा बन गई। झूशी ने कहा कि जो भी चीज आकार में दिखती है वो चीज से बनी है। हर चीज का जो नियम या तरीका है वही उसका दांव है। उसके हिसाब से हर चीज के बनने के पीछे कुछ नियम या तरीके हैं जो सब चीजों में एक जैसे हैं। ये नियम एक ही भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी। कभी कभी वो इन्हें नैतिकता या सही गलत के नियम भी मान लेते हैं। झूशी के अनुसार इन नियमों की जड़ सबसे बड़ा सिद्धांत है जो खुद में कोई चीज नहीं है, न कोई रूप, न कोई आकार। ये सबसे बड़ा सिद्धांत धरती आसमान बनने से भी पहले था। इसका काम है हर चीज के बनने में नियम या तरीका देना, लेकिन ये खुद किसी भी चीज का हिस्सा नहीं है। हर चीज, जैसे ईंट, अलग अलग ताकतों और नियमों के मेल से बनती है। सबसे बड़ा सिद्धांत इन सभी नियमों और ताकतों का कुल योग है जिससे सारी चीजें बनती हैं। झूशी की सोच में ये सबसे बड़ा सिद्धांत किसी भगवान की तरह नहीं है, बल्कि ये एक तरह की प्रकृति है। ये बाकी ताकतों जैसे ची, यिन यांग या 5 ताकतों से अलग है, लेकिन इन्हीं के नियमों में से निकलता है। वांग यांगमिंग की सोच का पता उसकी किताबों से चलता है। आमतौर पर उसे आदर्शवादी कहा जाता है, लेकिन उसने ये बात मानी नहीं। एक कहानी में वो अपने दोस्त से कहता है कि जब तक तुम फूलों की तरफ नहीं देखते वो बस वहां है, लेकिन जैसे ही तुम उन्हें देखते हो तुम्हारे मन में वो फूल, पहाड़ी और पेड़ बन जाते हैं। मतलब हमारे मन के बिना वो चीजें वही नहीं हैं जो हम समझते हैं। इस तरह उसके लिए दुनिया की असलियत इंसान के अनुभव और सोच से जुड़ी है। वांग यांगमिंग ने कहा कि इंसान का मन अपने आप ही हर चीज में एक पैटर्न या नियम ढूंढ लेता है। इसी वजह से हमारे लिए चीजों की असलियत बनती है, वरना बिना इंसानी सोच के बस अलग अलग चीजें ही हैं, कोई दुनिया नहीं है। वांग ये नहीं कहता कि असली चीजें नहीं हैं, बल्कि वो मानता है कि इन चीजों की पहचान और मतलब इंसान के मन से ही आता है। इंसान का मन जब ऐसा करता है तो ये हर बार सोच समझकर या जानबूझकर नहीं होता। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये कर रहे हैं। जब इंसान पूरी सच्चाई से चीजों को समझता है तो उसका मन धरती और आसमान से एक जैसा हो जाता है और उसे सच्ची समझ बिना किसी किताब, तर्क या बाहर की मदद के मिल जाती। झूशी और वांग की सोच में सबसे बड़ा फर्क ये है कि वांग के लिए नियम या सिद्धांत किसी और जगह नहीं है, बल्कि सिर्फ इंसान के मन में है। अगर इंसानी मन ही न हो तो दुनिया जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। दाई झेन ने चीन की सोच में एक नया मोड़ दिया। उसने कहा कि नियम या सिद्धांत किसी और जगह नहीं होते, न ही वो सिर्फ इंसान के मन का काम है। उसके हिसाब से हर चीज के अंदर अपने आप का नियम या बनावट होती है। जैसे एक असली जड़ पत्थर में अंदर से लाइट मारने पर रेखाएं दिखती हैं। मतलब हर चीज के अंदर ही उसके नियम या पहचान छुपी होती है। हुशी ने पश्चिम की सोच और नए विचारों को चीन में फैलाया। उसने नई सोच, विज्ञान और लोकतंत्र को बढ़ावा दिया और बहुत से बड़े पश्चिमी विचारकों से भी सीधा असर लिया। उसकी वजह से 20वीं सदी में चीन की अकादमिक सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। हुशी ने शंघाई में पश्चिमी तरीके से पढ़ाई की और डार्विन की विकासवाद वाली सोच से बहुत प्रभावित हुआ। बाद में वो अमेरिका में पढ़ने गया और वहां भी कई बड़े विचारकों से जुड़ा। जवान उम्र में ही उसने अपनी सोच के बदलने का कारण बताया और इसे नया विश्वास नाम दिया। इसमें उसने कहा कि आसमान और धरती की खोज से पता चलता है कि ये बहुत बड़े हैं। पृथ्वी और जीवों के इतिहास से पता चलता है कि ये सब बहुत पुराने हैं। सारी वैज्ञानिक जानकारी से समझ आता है कि ये दुनिया अपने आप के नियमों से चलती है, कोई ऊपर बैठा बनाने वाला नहीं है। जीवों के संघर्ष में क्रूरता और बर्बादी बहुत है, इसलिए कोई दयालु मालिक की सोच सही नहीं है। इंसान भी जानवरों की ही एक प्रजाति है, बस थोड़ा अलग है।
सामाजिक और जैविक खोजों से समझ आता है कि जीवन और समाज समय के साथ बदलते हैं। मन की हर बात भी कारणों से समझाई जा सकती है। अच्छे बुरे और धर्म भी बदलते रहते हैं और इन बदलावों की भी वैज्ञानिक वजह होती है। दुनिया में हर चीज हमेशा चलती फिरती रहती है, रुकती नहीं है। हर इंसान एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन उसका किया हुआ अच्छा या बुरा काम आगे की पीढ़ियों में रहता है। जो लोग अपने समाज और आगे आने वालों के लिए जीते हैं, वही सबसे बड़ा धर्म निभाते हैं। होशी ने अपने जीवन में हमेशा विज्ञान और तर्क पर भरोसा किया। अब बात करते हैं, सही ज्ञान क्या है, कैसे मिलता है और कितना जान सकते हैं। जैसे हम कैसे कहें कि हमें कुछ सच में पता है या बस मानते हैं। क्या सब तरह के ज्ञान एक जैसे होते हैं? हम सच का पता कैसे लगाते हैं? तर्क, अनुभव या किसी और तरीके से? क्या जानने की कोई सीमा है? मोजी और उसके बाद के विद्वानों ने कहा कि सही ज्ञान के लिए 3 बातें जरूरी हैं। पहली, देखना कि लोग पहले क्या मानते आए हैं। दूसरी, आम लोगों का सीधा अनुभव, मतलब उन्होंने खुद क्या देखा सुना। तीसरी, किसी बात को आजमा कर देखना, अगर उस पर अमल करने से वही नतीजा मिलता है जो सोचा था, तभी वो सच है। इन 3 तरीकों का इस्तेमाल करके मोजी ने ये भी मान लिया कि भूत प्रेत सच में होते हैं। उसका कहना था कि पुराने अनुभवों में, लोगों की बातों में और आम जिंदगी में भी ऐसे किस्से बहुत मिलते हैं। सबसे जरूरी बात उसके लिए ये थी कि अगर लोग ये मानना छोड़ दें कि भूत प्रेत अच्छा करने वालों को इनाम और बुरा करने वालों को सजा देते हैं, तो समाज में बहुत गड़बड़ी फैल जाएगी। मोजी के मुताबिक अगर सब लोग इस पर यकीन कर ले, तो दुनिया में बेईमानी, चोरी और लड़ाई झगड़ा कम हो जाएगा। मोजी के बाद उसके शिष्यों और लोगों ने भी ये समझने की कोशिश की कि सच क्या है और उसे कैसे जाना जा सकता है। उस समय एक सोच मिंगजिया नाम से भी जानी जाती थी, जिसमें बहस, तर्क वितर्क और शक करने जैसी बातें थीं। ये लोग सवाल जवाब और तर्क की गहराई में जाते थे, लेकिन बाद के कई विद्वान मोजी की तरह भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करते थे। लाओ जुआंग परंपरा में ज्ञान और सच को लेकर थोड़ी अलग सोच मिलती है। यहाँ ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाने या तर्क करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कभी कभी ज्ञान छोड़ देने में ही भलाई है। माना जाता है कि ज्यादा जानना इंसान को उलझन में डाल देता है। असली समझ तो तभी आती है जब इंसान अपने मन को शांत रखता है और हर चीज को वैसे ही स्वीकार करता है। लाओ जुआंग की सोच में दिमाग के तर्क या बहस से ज्यादा सीधे अनुभव और दाव के साथ एकरूपता पर जोर है। जब इंसान खुद को खाली कर लेता है, तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाती। यहाँ तर्क वितर्क और बहस को बंदर या चूहे पकड़ने वाले कुत्तों जैसी चालाकी माना गया है। वो बस दिमागी खेल है, असली सच नहीं। इस सोच में जो इंसान दाव के साथ एक हो जाता है, वो जिंदगी को सहजता से और बिना ज्यादा सोचे समझे जी लेता है। मेंशियस ने हमेशा तर्क की बजाय मिसालों यानी उदाहरणों का सहारा लिया। उसने कई बार दूसरे दार्शनिकों की बातों को समझाने या काटने के लिए तुलना का तरीका अपनाया। उसकी सोच थी कि कभी कभी एक चीज से दूसरी चीज को समझना सबसे अच्छा तरीका होता है, खासकर जब बात सीधी समझ नहीं आती। उदाहरण से बात साफ भी हो जाती है और कई बार इसी में सच और झूठ का फर्क भी दिख जाता है। जैसे जब किसी ने कहा कि इंसान की फितरत पानी जैसी है, वो जहां मौका मिले वहीं बह जाती है। मेंशियस ने समझाया कि पानी चाहे कहीं भी बहे, उसकी असलियत नीचे की ओर बहना है, ऊपर नहीं। ऐसे ही इंसान की असलियत भी अच्छाई की तरफ ही झुकती है। श्यूनजी ने ज्ञान को समझने के लिए अनुभव और तर्क दोनों को जरूरी माना। उसने कहा कि सिर्फ दिमाग से सोचने से काम नहीं चलेगा, इंसान के मन और भावना का भी बड़ा रोल है। सच्चा ज्ञान तभी आता है जब मन पूरी तरह साफ हो और पहले से बने बनाए ख्याल, ये भावनाएं उसमें दखल न दें। श्यूनजी ने मानक यानी फा का तरीका अपनाया,
जैसे गोला नापने के लिए कंपास का इस्तेमाल होता है, वैसे ही सच को पहचानने के लिए सोच का एक तरीका या मानक होना चाहिए। उसके हिसाब से लगातार सीखना और सही जानकारी जुटाते रहना जरूरी है, क्योंकि यही हमें अंधविश्वास और गलतफहमी से बचा सकता है। वांग छोग ने हर पुरानी बात या मान्यता को बिना सवाल किए नहीं माना। उसने कहा कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए अनुभव भी चाहिए और दिमाग से सोचने की आदत भी। उसने ये भी माना कि सिर्फ दूसरों के कहे सुने पर भरोसा कर लेना सही नहीं है। वांग छोंग ने बताया कि कभी कभी तर्क भी गलत साबित हो सकते हैं अगर वो असल अनुभव से मेल ना खाते हों। उसके लिए असली सच वही था जो जांचने परखने और दिमाग से सोचने के बाद ही साबित हो। वांग छोंग ने तर्क करने का तरीका अपनाया जिसमें वो सामने वाले की सोच को खुद ही मानकर उसके झूठ या कमजोरी को उजागर कर देता था। वो अक्सर ऐसी बहस करता था कि अगर हम उस सोच को सही मान लें तो आखिर में कुछ ऐसी अजीब या गलत बातें निकलती हैं जो मानी ही नहीं जा सकती। उसके लिए तर्क और अनुभव दोनों की अपनी अपनी सीमाएं थीं और वो मानता था कि सिर्फ आधी अधूरी जानकारी से सच नहीं जाना जा सकता। वांग छोग ने साफ कहा कि मान लेना और सच जानना दोनों अलग चीजें हैं। बहुत सी बातें हम मान लेते हैं पर सच में जानना मुश्किल होता है। कभी कभी जो बातें झूठी होती है वो हमें अच्छा महसूस कराती है या हमें तसल्ली देती हैं, इसलिए उन्हें छोड़ना आसान नहीं होता। वांग छोंग ने अपने समय की अंधविश्वासों और झूठी बातों पर खूब सवाल उठाए। उसने पूजा पाठ, भविष्यवाणी, फेंग शुई जैसी बातों को सिर्फ तर्क और अनुभव के आधार पर परखा और भूत प्रेत या ओमेन जैसी बातों को गलत साबित। उसके हिसाब से स्वर्ग सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रिया है, कोई चमत्कारी शक्ति नहीं जिसे पूजा या दुआ से मनाया जा सकता है। उसे समझने का सही तरीका है देखना, समझना और तर्क करना। तीन टाई बौद्ध सोच में ज्ञान को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहली, हम रोजमर्रा की दुनिया की बातें सच मान सकते हैं, जैसे विज्ञान या इतिहास में जो चीजें हैं वो अपने अपने कारणों से बनी है। दूसरी, ये भी सच है कि हर चीज अपने आप में खाली है, उसमें कोई स्थायी पहचान नहीं है। इस सच्चाई को समझने से इंसान का मोह और दुख टूटता है। यही बीच का रास्ता है। इस सोच के मुताबिक हर इंसान की समझ अलग अलग होती है। कुछ लोग बस रोजमर्रा की दुनिया को ही सच मानते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। कुछ लोग खालीपन की बात समझ लेते हैं और दुनिया से थोड़ा अलग रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों सच्चाइयों को एक साथ समझ लेते हैं। वो दुनिया में रहते हैं पर उसे हमेशा बदलती और खाली मानते हैं। वांग यांगमिंग ने कहा कि असली और शुद्ध ज्ञान हमारे मन में पहले से होता है, जिसे वो लियांगजी कहता है। उसके मुताबिक सच्चे ज्ञान के लिए सिर्फ तर्क या पढ़ाई से काम नहीं चलता, बल्कि इंसान को अपनी समझ से खुद चीजों को जानना और जीना पड़ता है। वांग ने अपने अनुभव से ये जाना कि जब इंसान सच्चे दिल से किसी चीज को समझता है तो उसका असर हर दिन बदलता रहता है और वो ज्ञान कभी खत्म नहीं हो। उसका मानना था कि असली ज्ञान और सही काम साथ साथ चलते हैं। मतलब जब हम सच जानते हैं तो खुद ब खुद सही काम भी करने लगते हैं। लियांगजी ऐसा ज्ञान नहीं है जिससे बस हमें पता चल जाए कि कहाँ कुआं खोदना है या कब फसल बोनी है, बल्कि ये वो गहरी समझ है जो इंसान को भीतर से बदल देती है और सही रास्ता दिखाती है। जब इंसान का मन सच्चे ज्ञान के साथ होता है तो उसमें कोई लालच या अड़चन नहीं आती और इंसान अपने आप ही सही काम करने लगता है। हुशी ने पश्चिमी सोच के तर्क और प्रयोग वाली सोच को अपनाया। उसके लिए सच का मतलब वो बात है जिससे जिंदगी में काम आसान हो जाए और हालात से निपटना आ जाए। अगर कोई बात जिंदगी के लिए मददगार है और बार बार आजमाने पर सही साबित होती है तो वही सच है। इसलिए उसके हिसाब से जैसे जैसे हालात बदलेंगे सच भी बदल सकता है। हुशी ने कहा कि पुरानी किताबों और सोच को बस इतिहास की तरह पढ़ना चाहिए, न कि हमेशा के लिए सच मान लेना चाहिए। लेकिन
होशी के लिए भी सच कोई मन की बात नहीं है। उसके लिए हर बात को तजुर्बे और जांच के जरिए साबित करना जरूरी है। वो मानता था कि समाज, राजनीति, नैतिकता जैसी बातें भी तभी सही मानी जाएंगी जब उन्हें असली जिंदगी में परखा जाए और उनका असर देखा जाए। उसकी सोच में हर सच को बार बार आजमा कर ही सही या गलत माना जा सकता है। होशी ने किसी भी तरह की जबरदस्ती या अंधविश्वास को नकारा। उसके लिए ये जरूरी नहीं था कि अगर कोई बड़ा विद्वान या सोचने वाला कुछ कहे तो वो हमेशा सही ही हो। उसकी नज़र में हर सच को समय और हालात के हिसाब से परखना चाहिए। झांग डोंगसुन ने ये बात सामने रखी कि हर समाज का अपना तरीका होता है सच और ज्ञान को समझने का। हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और सबूत देखने का तरीका भी हमारी संस्कृति और भाषा से ही बनता है। हम जैसे तीज त्योहार मनाते हैं, वैसे ही सोचने और जानने का भी अपना तरीका होता है जो हमारी भाषा और समाज से तय होता है। हर भाषा अपने अपने नियम और तर्क रखती है जिससे सोचने का तरीका भी बदल जाता है। जैसे पश्चिमी भाषा में चीज़ों के अंदर छुपे गुण या असलियत खोजने पर जोर दिया जाता है, लेकिन चीनी भाषा में ये बात उतनी जरूरी नहीं है। इसलिए पश्चिमी सोच और चीनी सोच अलग अलग सवालों को अहम मानती है। झांग की सोच के हिसाब से कोई भी ऐसा सच नहीं है जो हर जगह और हर संस्कृति में बराबर हो। हर जगह का सच और ज्ञान वहाँ की संस्कृति और समाज के हिसाब से ही तय होता है। हम जिस समाज में रहते हैं वही हमें सिखाता है कि क्या देखना है, क्या पूछना है और किस बात को सबूत मानना है। अब बात करते हैं सही गलत या नैतिकता की। ऐसे सवालों पर सोचते हैं कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, असली मकसद क्या है, खुशी, नियम मानना, दूसरों को खुश करना या खुद के फायदे के लिए जीना। क्या नैतिकता हमारे अंदर से आती है या किसी बड़ी ताकत से या समाज से मिलती है? क्या सही गलत हर जगह एक जैसा है या हर जगह अलग? इन सवालों पर चीनी सोच में भी बहुत चर्चा हुई। कन्फ्यूशियस ने कहा कि सही इंसान बनने के लिए ली यानी अच्छे व्यवहार और नियमों को मानना जरूरी है। ये नियम इंसान को जानवरों से ऊपर उठाते हैं और उसमें इंसानियत लाते हैं। इन नियमों को मानते मानते इंसान और बेहतर बनता जाता है, जिसे आदर्श व्यक्ति कहा गया है। उसके हिसाब से जो इंसानियत वाला व्यक्ति होता है वो मुश्किलों को भी झेल सकता है, खुशी में भी खुश रह सकता है और सही गलत पहचान सकता है। सही इंसान बनना खुद को लगातार सुधारने से आता है और ये सिर्फ काम करने या सोचने से नहीं बल्कि दोनों के मेल से बनता है। ऐसे बनने के लिए जरूरी है कि हम पहले के अच्छे लोगों की तरह व्यवहार करें और सीखते रहें। खुद को बदलना और अच्छा इंसान बनना, यही असली काम है। कन्फ्यूशियस ने खुद को बेहतर बनाने की बात हमेशा सबसे पहले रखी। उसने कहा कि असली इंसान वही है जो पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी सोच, गुण और इंसानियत को रोज रोज निखारता है। इसके लिए किताबें पढ़ना ही काफी नहीं बल्कि खुद की आदतें, चरित्र और व्यवहार भी सुधारना जरूरी है। उसने माना कि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन असली गलती है बार बार वही गलती दोहराना और सुधार की कोशिश न करना। उसने इंसान की तरक्की को कच्चे पत्थर से कीमती जड़ पत्थर बनाने जैसा बताया, जिसमें घिसाई, तराशना और चमकाना सब आता है। कन्फ्यूशियस के हिसाब से जो असली अच्छा इंसान है वो हमेशा सही काम करता है, अच्छाई को सबसे ज्यादा महत्व देता है, अपने लालच में नहीं चलता और ऊंचा रास्ता चुनता है। ऐसे इंसान के लिए अपने बोल और काम में फर्क होना शर्म की बात है। वो लोग धन दौलत या ताकत से ज्यादा अपने अच्छे चरित्र को महत्व देते हैं। कन्फ्यूशियस की ये सोच खुद को निखारने और असली इंसान बनने की आज भी चीनी समाज के लिए आदर्श मानी जाती है। मोजी की सबसे बड़ी शिक्षा थी सबका ख्याल रखना। उसके लिए समाज में शांति और अच्छाई तभी आ सकती है
जब इंसान सिर्फ खुद या अपने घर परिवार की चिंता ना करे बल्कि हर किसी के लिए भलाई की सोच रखे। मोजी ने इस सोच से कन्फ्यूशियस की उस बात का विरोध किया जिसमें नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ रिश्तेदारों या खास लोगों तक सीमित थी। मोजी के मुताबिक हर इंसान को सबका फायदा और सम्मान देखना चाहिए, तभी सही समाज बन सकता है। मोजी ने माना कि पहले जमाने में लोग अलग अलग सोच और स्वार्थ में फंसकर लड़ाई झगड़े और बुराई में पड़ जाते थे। उसने कहा कि समाज में शांति लाने के लिए एक ही नैतिकता होनी चाहिए जो सबके लिए बराबर हो। उसके लिए असली नैतिकता का सोर्स स्वर्ग है जो सबका भला चाहता है, अच्छों को इनाम और बुरों को सजा देता है और सबके लिए सही रास्ता दिखाता है। मोजी ने कहा कि सिर्फ परंपरा या रिवाज सही होने की गारंटी नहीं है। असली नैतिकता वो है जो सबके भले की हो और जिसकी पहचान भी बिल्कुल सीधी और साफ हो। जैसे बढ़ई अपने औजारों से काम को तौलता है, वैसे ही स्वर्ग के बनाए नियम इंसान की जिंदगी के लिए असली कसौटी। ये नियम हर किसी के लिए बराबर, भरोसेमंद और सबके भले के लिए हैं। मोजी के अनुसार असली नैतिकता ऊपर वाले यानी स्वर्ग की मर्जी से मिलती है और राजा के जरिए सब लोगों तक पहुंचती है। समाज में जो अच्छे आदर्श या रोल मॉडल होते हैं वो इसलिए सही हैं क्योंकि वे स्वर्ग की मर्जी और राजा के बनाए नियमों को मानते हैं। मोजी का मानना था कि जब इंसान इन नियमों का पालन करता है तो समाज में अच्छे नतीजे खुद ब खुद आते हैं। लेकिन अच्छे नतीजे आना ही नैतिकता का असली कारण नहीं है। असली वजह है स्वर्ग की मर्जी और उसका रास्ता। लाओ ज़ुआंग की सोच कहती है कि जब इंसान अपने दिमाग, योजना या चालाकी से चीजें बदलने की कोशिश करता है तो कई बार उल्टा ही हो जाता है। लेकिन अगर वो जिंदगी को दांव के साथ बहने देता है तो सारी मुश्किलें अपने आप सुलझने लगती हैं। इस सोच में अच्छे बुरे की पहचानों को इंसान का बनाया हुआ माना गया है। असली नैतिकता ये नहीं कि हम समाज के बनाए नियमों को मानें, बल्कि अपनी असली फितरत में लौट आएं और दांव के साथ एक हो जाए। लाओ ज़ुआंग की परंपरा में कहा गया है कि जब लोग दांव के साथ एक थे तब नैतिकता के नाम पर अलग अलग चीजें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब इंसान अपने असली स्वभाव से हट गया तभी उसने अच्छे बुरे की अलग अलग बातें गढ़नी शुरू की। इसी वजह से यहाँ पर समझाया गया है कि इंसान को वापस अपनी अंदरूनी फितरत और दांव की ओर लौटना चाहिए, न कि बाहर के नैतिक नियमों में उलझना चाहिए। इन परंपराओं में वो वही यानी बिना कोशिश या बिना बनावटीपन के काम करना सबसे बड़ी बात मानी गई है। जब इंसान पूरी तरह शांत और खाली होकर दांव के साथ चलता है तो उसके काम अपने आप सही और असरदार हो जाते हैं, बिना किसी ज़्यादा सोच या हिसाब। इसे ऐसे समझो जैसे कोई कारीगर बिना ज्यादा ताकत लगाए बड़ी सफाई से अपना काम कर लेता है। यहाँ पर समझाया गया है कि सच्चा नैतिक काम वही है जो दांव के साथ सहज रूप से खुद ब खुद हो जाए। मेंशियस ने इंसान को दूसरों से अलग इसलिए माना क्योंकि उसके अंदर 4 नैतिक बीज या प्रवृत्तियां पहले से होती हैं। जैसे मकई का दाना हमेशा मकई ही पैदा करता है, वैसे ही इंसान के अंदर अच्छाई की तरफ बढ़ने की फितरत होती है। उसे सही गलत सीखना पड़ता है, लेकिन नैतिकता की शुरुआत इंसान के अपने दिल से होती है। उसके मुताबिक इंसान को करुणा, शर्म, शालीनता और सही गलत की समझ मिली होती है। अगर किसी के अंदर ये 4 बातें नहीं हैं तो वो असली इंसान भी नहीं कहलाता। मेंशियस ने खेती की मिसाल देकर समझाया कि जैसे पौधा पानी, मिट्टी और देखभाल से बढ़ता है, वैसे ही इंसान के नैतिक गुण भी सही माहौल मिलने पर बढ़ते हैं। अगर बार बार अच्छे गुणों को दबा दिया जाए तो इंसान भी अंदर से खाली और बेरंग हो जाता है। पर अगर लगातार ध्यान और सुधार मिले तो इंसान के अंदर की इंसानियत और भी मजबूत हो जाती है। मेंशियस ने साफ कहा कि बुरे हालात इंसान की अच्छाई को दबा सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश हो तो इंसान फिर से अच्छा बन सकता है। उसके हिसाब से असली इंसान वो है जो अपने अंदर के नैतिक बीज को सींचे और खुद को लगातार बेहतर बनाए।
सुंजी की सोच इससे अलग है। उसका मानना है कि इंसान की फितरत खुदगर्ज होती है और अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वो बुराई और अव्यवस्था की तरफ बढ़ सकता है। अच्छाई अपने आप से नहीं आती, बल्कि इंसान के अंदर आराम, सुंदरता और ताकत जैसी इच्छाएं होती हैं जो कंट्रोल न हो तो नुकसान कर सकती हैं। सुंजी के मुताबिक समाज और नियमों को बनाने का काम समझदार और अच्छे राजा रिश्तेदारों ने किया ताकि लोग सही गलत की पहचान करें और अपने आप को संभालें। उसके लिए नैतिकता इंसान ने खुद बनाई है, ऊपर से नहीं आई। इसलिए हर इंसान को अच्छे गुरुओं, समाज और रीति रिवाजों की मदद से खुद को गढ़ना और सुधारना चाहिए। इंसान को बेहतर बनाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे नैतिक नियम और परंपराएं बहुत जरूरी मानी गई हैं। मेंशियस जहां खेती और बीज की मिसाल देता है, वहीं सुंजी का तरीका बिल्कुल अलग है। सुंजी कहता है कि इंसान की फितरत कच्ची लकड़ी जैसी होती है, जिसे सीधा और मजबूत बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जैसे लकड़ी को भाप देकर और दबाव डालकर सीधा किया जाता है। सुंजी मानता है कि बच्चों को भी माँ बाप से प्यार और आदर करना सिखाना पड़ता है, ये खुद ब खुद नहीं आता। अगर अच्छाई इंसान की फितरत होती तो फिर नैतिकता और नियमों की जरूरत ही क्यों पड़ती। सुंजी के मुताबिक समाज में सब कुछ इंसान के खुद के अच्छे बुरे फैसलों पर टिका है, न कि ऊपर वाले या स्वर्ग की मर्जी पर। वो मानता है कि भाग्य या स्वर्ग किसी का भला बुरा नहीं करते, असली फर्क इंसान की समझदारी और अच्छे समाज से पड़ता है। बौद्ध धर्म में नैतिकता को भी अलग अलग स्तरों पर देखा गया है। सबसे नीचे वाले स्तर पर आम लोगों के लिए 5 मुख्य नियम बताए गए। किसी की जान न लेना, चोरी न करना, गलत संबंधों से बचना, झूठ न बोलना और नशे से दूर रहना। साधु संतों के लिए कुछ और नियम होते हैं। बौद्ध सोच में किसी का किया हुआ कर्म ही उसका अच्छा या बुरा हाल बनाता है। जो लोग इन नैतिक नियमों पर चलते हैं वे दूसरों के बीच अच्छे इंसान माने जाते हैं, समाज में उनकी इज्जत भी होती। लेकिन अगर कोई इन्हीं नियमों में फंसा रह गया और आगे नहीं बढ़ पाया तो वो असली बौद्ध मार्ग को नहीं समझ पाया। असली मकसद तो अपने मन की इच्छाओं को पूरी तरह मिटा देना है ताकि दुख और बंधन से मुक्ति मिले। इसके ऊपर हुआयान परंपरा में बोधिसत्व का आदर्श रखा गया है। ऐसा इंसान जिसने अपनी इच्छाओं और खुद से जुड़ी हर पहचान को छोड़ दिया हो और जो अब दूसरों के लिए जीता है। बोधिसत्व अपने मन की शांति और समझ के साथ आम लोगों के बीच रहता है, लेकिन उसके पास मोह, दुख या कोई बंधन नहीं होता। बाकी लोग उसकी अलग पहचान महसूस कर लेते हैं और उसे अपना मार्गदर्शक मान लेते हैं। हुआयान बौद्ध परंपरा में बोधिसत्व को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। बोधिसत्व वही कहलाता है जो ज्ञान को पा चुका है, लेकिन फिर भी इस दुनिया के अच्छे बुरे, नियम कर्म और दुख सुख के बीच रहता है। ऐसे व्यक्ति ने अपनी सारी इच्छाएं और दुनिया के फर्क मिटा दिए होते हैं, जिनकी वजह से आम इंसान को दुख मिलता है। बोधिसत्व का मन अब इन सबसे ऊपर होता है। उसे खुद से या किसी चीज से कोई लगाव नहीं रहता। बाकी लोग अपने मन के बंधनों में उलझे रहते हैं और इसी वजह से दुख पाते हैं, लेकिन जब कोई बोधिसत्व उनके बीच रहता है तो उसकी शांति और अलगपन साफ दिखता है। लोग उसकी तरफ खींचते हैं और उसे अपना मार्गदर्शक मानने लगते हैं। चान बौद्ध धर्म, जिसे जापान में ज़ेन कहा जाता है, का असली जोर ध्यान पर है। यहाँ नैतिकता या सही गलत जानने के लिए दिमाग से तर्क या नियमों का हिसाब किताब नहीं लगाया जाता, बल्कि ध्यान के जरिए मन को एकदम शांत और खाली किया जाता है। जब इंसान पूरी तरह शांत होता है तो उसके फैसले और काम अपने आप सही दिशा में चलते हैं। ऐसे में किसी किताब, समाज या गुरु से राय लेने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि भीतर की शांति और सजगता से खुद ब खुद नैतिक आचरण निकलता है। चान बौद्ध धर्म और दाओ धर्म के वुवेई विचार में यही गहरा मेल है, जहां मेहनत किए बिना, कुछ सोचे समझे बिना सही काम अपने आप हो जाता है। झू शी के अनुसार इंसान का असली मकसद अपने भीतर संतुलन और सामंजस्य लाना है।
जब इंसान खुद में संतुलन लाता है तो समाज और प्रकृति में भी हर चीज अपने सही स्थान पर आ जाती है और सबका भला होता है। उनके मुताबिक नैतिकता का असली उद्देश्य है खुद पर काबू पाना और उस व्यवस्था को अपनाना जो कुदरत ने तय की है। सिर्फ खुद को जानना या अपनी खुशी ढूंढना काफी नहीं, असली बात है खुद को और सबको एक मानना। जो इंसान अपने और दूसरों में फर्क करता है वह सही राह पर नहीं है। झूशी का मानना है कि इंसान में अच्छाई या बुराई पैदाइशी नहीं होती, ये उस माहौल और तत्वों के मेल से बनती है जिसमें वो पलता है। इसी वजह से इंसान संत भी बन सकता है या गलत राह पर भी जा सकता है। वांग यांगमिंग ने झूशी के कुछ विचारों की आलोचना की, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके पहले के विचारों से सीखा। वांग मानते हैं कि जो भी बड़ा इंसान बनता है उसके भीतर यह भाव अपने आप आता है कि वो सबके साथ जुड़ा हुआ है, दुनिया, लोग, हर चीज। यह भाव सोच समझ या तर्क से नहीं आता, बल्कि अपने मन से अपने आप निकलता है। वांग के अनुसार सही समझ वही है जिसमें दिल और दिमाग दोनों मिलकर चलते हैं। जब इंसान का मन और बुद्धि एक हो जाते हैं तभी वो सबके साथ सही व्यवहार कर पाता है। ऐसे में नैतिकता सिर्फ दिमागी सोच या भावनाओं का मामला नहीं रहती, बल्कि हर एक काम में अपनापन और गहराई अपने आप आ जाती। वांग यांगमिंग का मानना था कि नैतिकता का असली रास्ता हमें अपने अंदर झांकने से मिलता है। सही गलत का एहसास किसी गुरु की नकल करने, ईश्वर के आदेश मानने या फिर सबसे ज्यादा लोगों के फायदे के हिसाब से नहीं आता। ये समझ भी तर्क वितर्क के लंबे सोच विचार से नहीं आती। असली राह अपने मन में झांकने और खुद को समझने से मिलती है। उनके मुताबिक जब इंसान को अपने मन की असली रोशनी का अनुभव होता है तो उसकी इच्छाएं और भावनाएं भी बदल जाती हैं। तब वह जो भी करता है खुलकर और पूरी आज़ादी से करता है और इसी में असली राह का पता चलता है। वांग ये नहीं कहते कि सही गलत जानने के बाद इंसान को अपने मन पर जोर डालकर सही काम करना चाहिए, बल्कि वो कहते हैं कि जब मन सच में बदल जाए तो अच्छा काम अपने आप होने लगता है। पर सवाल उठता है कि अपने मन की आवाज़ सुनना और बस अपनी मर्जी से कुछ भी करना, इनमें फ़र्क कैसे पता चले? वांग कहते हैं कि ये फ़र्क समझना आसान नहीं, क्योंकि हर इंसान के मन में लियांगजी तो होती है, लेकिन जिसे सही मायनों में साधना आता है वही इसका फ़ायदा उठा सकता है। मतलब साधारण इंसान अगर अभ्यास और ध्यान नहीं करे तो उसे अपने मन की असली गहराई का अनुभव नहीं होगा। मू जोग-सैन ने नैतिकता के बारे में नैतिक दर्शन शब्द गढ़ा। वो मानते थे कि सबसे बड़ा सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए और हमारी जिंदगी का मतलब क्या है। उनका कहना था कि इंसान और आसमान को स्वर्ग के बीच दो तरफा रिश्ता है और नैतिकता की असली जड़ भी यही है। उन्होंने पश्चिमी दार्शनिक कांट के विचारों से भी कुछ सीखा, लेकिन उसके कुछ हिस्सों से सहमत नहीं थे। कांट का कहना था कि नैतिकता पहले से तय होती है और उसे पहचानने का एक खास तरीका है। कांट के अनुसार हमें ऐसा ही काम करना चाहिए जिसे हम चाहें कि हर कोई दुनिया में हमेशा करे। मू जोंगसेन को लगता था कि इंसान के दिल और दिमाग में ही स्वर्ग के नियम बसे होते हैं और इन्हें सीधे सीधे अनुभव किया जा सकता है, किसी तर्क या किताब की मदद के बिना। मू ने कहा कि असली नैतिकता का अनुभव सीधे अपने मन से होता है। सच्चे ज्ञानी अपने जीते जी ही दिखा सकते हैं कि इंसान में और स्वर्ग के नियमों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक साथ जिए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भगवान या आत्मा के होने का अनुमान लगाने से नैतिकता और खुशी का मेल नहीं समझा जा सकता। असली उदाहरण तो संतों की जिंदगी है, जिसमें खुशी और अच्छे कर्म दोनों मिल जाते। राजनीति से जुड़े सवालों में इंसान की आज़ादी, बराबरी, समाज, सरकार, कानून और इंसाफ जैसे मुद्दे आते हैं। सरकार क्यों बनती है? उसका मकसद क्या है? सबसे अच्छा शासन कौन सा है? क्या कभी राजा के खिलाफ बगावत सही है? और लोगों की आज़ादी व सरकार की ताकत में कैसे संतुलन? ये सब सवाल इसी में आते हैं।
कन्फ्यूशियस ने हमेशा कहा कि शासक वही बनना चाहिए जो सच में योग्य हो, न कि जो सिर्फ खानदानी हो या चुनाव जीत गया हो। उनके हिसाब से अच्छा राजा वही है जिसमें अच्छा चरित्र और गुण हो। कन्फ्यूशियस का मानना था कि आम लोगों को तैयार करना और उनको सही रास्ता दिखाना शासक का काम है, और राजा को ऐसे बनना चाहिए जैसे परिवार का मुखिया अपने बच्चों की फिक्र करता है। उनके मुताबिक अच्छे राजा को अपनी अच्छाई से ही लोगों पर असर डालना चाहिए, जैसे हवा घास को झुका देती है। कन्फ्यूशियस ने कानून और नियमों को जरूरी तो माना, लेकिन ये भी कहा कि सिर्फ कानून बना देने या डर से लोगों में अच्छाई नहीं आती। अगर राजा खुद अच्छा है तो लोग खुद ब खुद अच्छे बनेंगे और उसका सम्मान करेंगे। शासक और जनता में भरोसा होना चाहिए, यही असली बात है। कन्फ्यूशियस का कहना था कि किसी राजा को सिर्फ ईश्वर की मर्जी से राज करने का हक नहीं है। असली हक उसे ही है जो अपनी जिम्मेदारी को समझे, खुद सुधरे और जनता की भलाई के लिए काम करे। अगर शासक अपने आचरण में सही है तो शासन करना उसके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर वो खुद ही सही नहीं है तो दूसरों से अच्छा व्यवहार उम्मीद करना बेकार। कुल मिलाकर कन्फ्यूशियस का कहना था कि राजनीति का मकसद लोगों की भलाई है और शासक को हमेशा अपनी अच्छाई, ईमानदारी और लोगों के भरोसे पर शासन करना चाहिए। पश्चिमी सोच में जहां सरकार लोगों की आज़ादी को सबसे ज्यादा अहमियत देती है, वहीं कन्फ्यूशियस के मुताबिक असली सरकार वो है जो लोगों को खुद को सुधारने का माहौल दे सके। उनके लिए सबसे जरूरी है कि सरकार सबसे पहले लोगों का भरोसा बनाए, फिर उनके खाने पीने का ध्यान रखे और उसके बाद सुरक्षा पर ध्यान दे। कन्फ्यूशियस के हिसाब से राजनीति का असली काम है गलतियों को सुधारना और हर इंसान को खुद को बेहतर बनाने का मौका देना। सिर्फ वोटिंग या बहस से सही नतीजे नहीं मिलते, इसलिए वे मानते थे कि आदर्श नेता का होना जरूरी है, न कि बस लोकतांत्रिक तरीका अपनाना। कन्फ्यूशियस ने कहा कि राजा का आदर करना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके उसकी हर बात नहीं माननी चाहिए। अगर शासक गलत है तो उसे टोका भी जाना चाहिए। यही बात मेंसियस ने भी कही थी कि सही समाज के लिए राजा को भी सलाह देना और गलती बताना सबकी जिम्मेदारी है। मोजी की राजनीति का मकसद था एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाना जिसमें सबकी भलाई हो और ये व्यवस्था स्वर्ग की मर्जी पर टिकी हो। इसके लिए उन्होंने कहा कि सरकार में ऊपर राजा हो और नीचे बाकी लोग, लेकिन राजा का असली काम अपनी मर्जी चलाना नहीं, बल्कि स्वर्ग के बताए उसूलों से लोगों की देखभाल करना है। मोजी मानते थे कि जब तक समाज में सब अपनी अपनी राय रखते हैं और कोई एक सही नीति नहीं मानता, तब तक झगड़े और अफरातफरी ही रहेगी। इसलिए असली और सही नैतिकता ऊपर से मिलती है और उसी से सबका भला होता है। मोजी के हिसाब से राजा वही बने जो सबसे ज्यादा समझदार हो और स्वर्ग की राह को सबसे अच्छे से समझता हो। जैसे बढ़ई अपने औजार से चीजें जांचता है, वैसे ही राजा को भी सबकी भलाई के लिए लोग राजा की बात माने और उसकी अच्छाई की मिसाल लें। यही सही समाज की पहचान है। मोजी की सोच में सरकार को मजबूत और सख्त होना चाहिए, जिससे लोगों को सही रास्ते पर रखा जा सके। मेंसियस की राजनीति का अपना अलग नजरिया है। वे सरकार बनने के पीछे की वजह पर ज्यादा चर्चा नहीं करते, बल्कि उनका जोर दयालु सरकार पर है। वे मानते थे कि अच्छे शासक का फर्ज है कि वह जनता की भलाई के लिए फैसले करे, उनकी मदद करे और सबको साथ लेकर चले। मेंसियस खुद एक ऐसे विद्वान थे जो अलग अलग राज्यों में घूमते रहते थे और राजाओं को सलाह देते। इस वजह से उनकी सोच भी बहुत व्यावहारिक और जनता के भले की थी। मेंसियस के हिसाब से जो शासक दयालुता से राज करता है, उसे कुछ खास बातें जरूर करनी चाहिए, जैसे कि सजा और टैक्स कम करना, लोगों के साथ खुश रहना, ये देखना कि किसी को ठंड या भूख न लगे, किसी की फांसी या जंग में मरने से खुशी न मिलना और कोई भी भूख से न मरे। उसे समाज के सबसे कमजोर लोगों का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे विधवा और विधुर,
बूढ़े जिनके बच्चे नहीं हैं और छोटे बच्चे जिनके पिता नहीं हैं। मेंसियस ने राजा को सलाह दी कि राज वही करे जो नेक और गुणी हो, न कि वो जो बस वंश के कारण या लोगों के वोट से गद्दी पाए। उनका मानना था कि सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करे। आज के समय में इसे सरकारी योजनाओं या सामाजिक सेवाओं की तरह समझा जा सकता है। मेंसियस ने खुलकर बताया कि सरकार को टैक्स, खेती और कर्मचारियों की तनख्वाह जैसी बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही वो ये भी मानते थे कि खुद को सुधारना और शिक्षा बहुत जरूरी है, ताकि हर इंसान अपने रिश्तों में, चाहे वो माता पिता, शासक, मंत्री, जीवन साथी या दोस्त हो, जिम्मेदारी से पेश आए। मेंसियस ने कई बार कहा कि अगर राजा बार बार गलतियां करता है और समझाने पर भी नहीं मानता, तो मंत्री उसे हटाने में हिचकिचाए नहीं। उनकी नज़र में ऐसा राजा जो दयालुता और सही काम नहीं करता, वो बाहर कर देने लायक है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। अगर राजा जनता की भलाई नहीं करता और उल्टा उनका शोषण करता है, तो उसे गद्दी से उतारा जा सकता है। लाओ जुआंग और पीली सम्राट की परंपरा में सत्ता या कानून बनाना कोई बड़ी बात नहीं मानी गई। उनके मुताबिक अगर सब कुछ अपने आप चलने दिया जाए तो सब सही चलता है, लेकिन जब इंसान जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करता है, रिश्ते और चीजों को चलाने की कोशिश करता है, तभी गड़बड़ी शुरू होती। उनके अनुसार जितने ज्यादा कानून और रोक टोक, उतनी ही ज्यादा समस्याएं और अपराध बढ़ते हैं। उनका मानना था कि असली नेता वो है जो सबसे कम हस्तक्षेप करे और खुद को आगे न बढ़ाए। एक कहावत में कहा गया है कि सबसे अच्छा शासक वो है जिसकी मौजूदगी भी लोगों को पता न चले, उसके बाद वो आता है जिसे लोग पसंद करें, फिर वो जिससे लोग डरें, और सबसे नीचे वो जिससे लोग नफरत करें। चुआंग त्सू की कहानियों में भी यही बात मिलती है कि सरकारी ढांचा और सख्ती असली नैतिकता नहीं है, बल्कि फिजूल है। असली दार्शनिक लोग सरकारी पद या सत्ता से दूर ही रहते थे। कई तो ऐसे प्रस्ताव आने पर भाग जाते या खुद को नुकसान पहुंचा लेते। इन सब का मकसद यही था कि शासन जितना शांत और पृष्ठभूमि में रहे, लोग उतने ही अच्छे और ईमानदार रहेंगे। चुआंग त्सू के पीले सम्राट और लाओजी की परंपरा में शासक बनने को लेकर अलग सोच देखने को मिलती है। यहाँ बताया गया है कि शुरू में पीले सम्राट ने भी दया और अच्छाई का रास्ता अपनाया, लेकिन इससे समाज में परेशानियां और उलझनें ही बढ़ी। बाद में उन्होंने अकेलेपन और शांति के रास्ते से संपूर्ण दाव को समझा, और जब उन्होंने हस्तक्षेप छोड़कर सब कुछ प्रकृति के अनुसार चलने दिया, तो उनका राज्य भी शांत और खुशहाल हो गया। यही विचार बाद में हुनानजी नाम की किताब में और गहराई से समझाया गया। लीगलिज्म या कानून की परंपरा असल में किसी स्कूल की तरह नहीं, बल्कि एक तरह की सोच है जिसमें शासन और समाज में कड़े नियम कायदे सबसे जरूरी माने गए। इसके बड़े समर्थकों में शांग यांग, शेन बुहाई और हान फे का नाम आता है। ये लोग असल में सरकार और राजाओं के सलाहकार भी थे। सबसे ज्यादा असर हान फे का रहा, जिन्होंने माना कि इंसान खुदगर्ज होता है और अपनी भलाई की ही सोचता है। उनके मुताबिक ज्यादातर लोग निजी फायदों के पीछे भागते हैं और बहुत कम लोग ही समाज के बारे में सोचते हैं। हान फे का कहना था कि कोई भी इंसान बुरा पैदा नहीं होता, लेकिन हर कोई अपने काम या व्यापार में फायदा ढूंढता है। जैसे कि ताबूत बनाने वाला चाहता है लोग मरे ताकि उसका कारोबार चले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है। उनका मानना था कि इंसान का बर्ताव और समाज का हाल उस माहौल और साधनों पर निर्भर करता है जिसमें वो रहता है। अगर समाज में साधन सबको बराबरी से मिलें, तो सबका भला हो सकता है। हान फे का साफ कहना था कि शासक को चाहिए कि वह ऐसे कानून बनाए और सजा इनाम की पक्की व्यवस्था करे जिससे हर कोई अपने स्वार्थ में भी समाज का फायदा कर बैठे। यहाँ शासक का गुणी या दयालु होना जरूरी नहीं, बस उसका सिस्टम और कानून सही होना चाहिए। सरकार को लोगों को उनकी भलाई और खुदगर्जी दोनों का फायदा मिल सके, ऐसी नीतियां बनानी चाहिए। हान फे ने राजनीति को नैतिकता से अलग कर दिया। उनके अनुसार शासक और राजनीति का अच्छा होना जरूरी नहीं,
कि वे नैतिक भी हों। अगर व्यवस्था मजबूत हो तो देश सही चल सकता है, चाहे राजा खुद कैसा भी हो। इसी सोच के साथ चीन में पहली बार सख्त कानून और प्रशासन की शुरुआत हुई थी। हान राजवंश के समय जब सम्राट वु सत्ता में आए तो उन्होंने विद्वानों से सलाह ली कि शासन कैसे चलाया जाए। इस दौरान डोंग जोंगशू ने कुछ सुझाव दिए, जिनमें उन्होंने बताया कि अगर शासक अच्छा और नैतिक होगा तो स्वर्ग की तरफ से सेहत, सम्मान और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिले। उन्होंने एक बड़े स्कूल की शुरुआत की सलाह दी, जिसमें भविष्य के सरकारी कर्मचारियों को सही शिक्षा दी जाए। डोंग जोंगशू ने भी इंसानियत भरी और योग्य लोगों की सरकार की बात दोहराई, लेकिन उनके लिए स्वर्ग की इच्छा और उसका आदेश सबसे ऊपर था। उनका मानना था कि राजा और उसके मंत्री भी स्वर्ग के नियमों के अधीन हैं। अगर वो अच्छे काम करे तो स्वर्ग की कृपा मिलती है, और अगर नियम तोड़े तो इंसानी, प्राकृतिक और आत्मिक दुनिया में उथल-पुथल मच जाती है। उनका भरोसा था कि शासन को ऐसे चलाना चाहिए जिससे स्वर्ग की मर्जी पूरी हो, और इसके लिए राजा को सजा और हिंसा की जगह शिक्षा और अच्छे व्यवहार पर जोर देना चाहिए। उन्होंने 5 गुणों को बहुत जरूरी बताया: इंसानियत, न्याय, शिष्टाचार, समझदारी और वफादारी। ये गुण शासन और समाज में हर स्तर पर दिखने चाहिए। इसके लिए उन्होंने नया पंचांग लाने, झंडों के रंग बदलने, स्मारक दोबारा बनाने जैसी बातें भी कही थी। हुनान के राजा लियू आन ने भी कई विद्वानों को बुलाकर एक ग्रंथ तैयार कराया, जिसे हुनानजी कहा गया। इसमें बताया गया कि पहले इंसान बहुत सादा, शांत और मिलजुल कर रहते थे, लेकिन जैसे ही सरकारें बनी, झगड़े और बुराइयां शुरू हो गई। यानी असली दिक्कत सरकार के आने से शुरू हुई, न कि उसके न होने से। इस ग्रंथ में बताया गया है कि एक अच्छा शासक कैसे शासन करे। उसका सबसे अहम तरीका है वो वही, यानी बिना किसी निजी स्वार्थ के काम करना। यानी राजा को कोई भी काम अपनी पसंद या निजी फायदे से नहीं करना चाहिए, बल्कि वही करना चाहिए जो स्वर्ग और प्रकृति का रास्ता दिखाए। सबसे अच्छे शासक वही माने गए हैं जो वू वेई के रास्ते पर चलते हैं। पुराने समय के राजा जैसे फुशी, नुआ और पीला सम्राट इसी रास्ते पर थे। जब उन्होंने प्रकृति के अनुसार बिना ज्यादा दखल दिए शासन किया, तो पूरी दुनिया में अपने आप शांति और तालमेल आ गया। झू शी का मानना था कि सिर्फ कानून से समाज में अच्छाई नहीं लाई जा सकती। उनका कहना था कि सरकार और कानून जरूरी तो हैं, लेकिन अकेले इनसे समाज में सही व्यवस्था नहीं बनती। उसके लिए इंसान में अच्छे गुण और अच्छे व्यवहार भी होने चाहिए। उनका मानना था कि अच्छे गुण, नियम कायदे, रीति रिवाज और सजा, ये सब मिलकर ही सही शासन बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कानून को अच्छे गुण और रिवाजों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो वही सबसे बेहतर तरीका है। झू शी ये मानते थे कि कानून का काम सिर्फ लोगों को बचाना नहीं है, बल्कि उनके व्यवहार को भी बेहतर बनाना है। यानी कानून के जरिए समाज की सोच और आदतें बदली जा सकती हैं। सरकार का काम सिर्फ सुरक्षा देना नहीं, बल्कि लोगों को नैतिक तौर पर भी सही दिशा देना है। लेकिन वो ये भी जानते थे कि कानून बनाने और माफी देने का गलत इस्तेमाल बहुत बार हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा कि कानून एकदम साफ और सीधा होना चाहिए और उसे सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अपराधियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सख्ती दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि समाज में नैतिकता बनी रहे। उनके हिसाब से राजनीति का मकसद सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि लोगों में अच्छे गुण पैदा करना भी होना चाहिए। यान फू ने उस समय चीन में पश्चिमी विचारों को सबसे ज्यादा समझाया और आगे बढ़ाया। उन्होंने कई बड़ी पश्चिमी किताबों का चीनी भाषा में अनुवाद किया ताकि आम लोग भी उन्हें समझ सकें। वो मानते थे कि समाज भी समय के साथ बदलता है, जैसे प्रकृति बदलती है। उनका मानना था
कि पश्चिमी देश और जापान चीन से आगे इसलिए निकल गए क्योंकि उनके पास बेहतर सोच, तकनीक और समाज का ढांचा था। चीन पीछे इसलिए रह गया क्योंकि वह इन बदलावों को अपनाने में पीछे रह गया। उन्होंने साफ कहा कि अगर चीन को दुनिया में टिके रहना है तो उसे अपने समाज की बनावट और सोच में बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। यान फू का विचार था कि उस समय चीन लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं था। पहले समाज को मजबूत बनाना जरूरी था ताकि वो लोकतंत्र को सही ढंग से समझ और चला सके। यान फू ने साफ कहा कि चीन इसलिए कमजोर रहा क्योंकि वहां लोगों को आज़ादी नहीं मिली। उन्होंने माना कि जब तक लोगों को खुलकर सोचने और सच को जानने की आज़ादी नहीं मिलेगी, तब तक देश मजबूत नहीं बन सकता। अगर इंसान को अपनी बात कहने और सच को खोजने की छूट नहीं मिलती, तो वो समाज के लिए कुछ बड़ा करने की सोच भी नहीं सकता। यान फू ने यह भी समझाया कि आज़ादी का मतलब ये नहीं कि कोई जो चाहे वो करे। हर समाज के कुछ अपने नियम और ज़रूरतें होती हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है, लेकिन अगर समाज के बनाए रिवाज इतने ज़्यादा हों कि इंसान की सोच ही दब जाए, तो फिर आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। चीन में इससे पहले कभी आज़ादी के मायने को इतनी गहराई से नहीं समझाया गया था। जब लोगों ने यान फू और मिल के विचार पढ़े, तो उन्होंने समाज और व्यक्ति की जगह को नए ढंग से देखना शुरू किया। चीन में बहुत से लोग यान फू की सोच के खिलाफ थे। उन्हें डर था कि ज्यादा आज़ादी से देश में अराजकता फैल सकती है। लेकिन यान फू ने समझाया कि इंसान को आज़ादी तो मिलनी चाहिए, लेकिन वो आज़ादी समाज को नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने कहा कि सरकार को कभी कभी लोगों की आज़ादी पर रोक लगाने का हक है, लेकिन सिर्फ तब जब समाज की एकता और अच्छाई को बचाना जरूरी हो। फिर भी यान फू ने चीन में क्रांति का समर्थन नहीं किया। उनका मानना था कि सब कुछ धीरे धीरे बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि वो समझदार बने और सरकार चलाने में जिम्मेदारी से हिस्सा लें। उस समय के चीन के लोग उनके हिसाब से लोकतंत्र के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। लियांग चीचाओ का मानना था कि असली दार्शनिक वही होता है जो समाज के लिए काम करे और देश को सही दिशा में ले जाए। उनका मकसद था कि सोच और नियम ऐसे बनाए जाएं जो समाज के काम आए। लियांग ने मानवीय विकास को लेकर एक सोच बनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिलकर चलते हैं, तभी समाज आगे बढ़ता है। उन्होंने इंसानी गुणों को 2 हिस्सों में बांटा, एक वो जो इंसान की अपनी निजी जिंदगी से जुड़े हों और दूसरे वो जो समाज और देश के लिए जरूरी हों। उनके मुताबिक अगर देश को आगे ले जाना है तो लोगों को ऐसे नागरिक बनाना होगा जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचे और काम करे। लियांग चीचाओ ने जनता शब्द को एक नई सोच दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ लोगों की भीड़ होना काफी नहीं, असली बात तब होती है जब हर व्यक्ति खुद को एक जिम्मेदार नागरिक माने। उन्होंने गोअमिन शब्द को अपनाया, जिससे हर व्यक्ति की पहचान देश के साथ जुड़ सके। उनका मानना था कि अगर लोग अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तो देश कमजोर हो जाएगा और लोगों की भलाई भी नहीं हो पाएगी। उन्होंने अपने एक लेख में 2 बातें कही थीं। पहली ये कि कोई भी बाहर का व्यक्ति चीन के मामलों में दखल नहीं दे सकता। दूसरी ये कि हर चीनी नागरिक को हक है कि वो अपने देश के मामलों में हिस्सा ले। यानी उन्होंने देशभक्ति और लोकतंत्र दोनों को जरूरी बताया। मार्क्सवाद की सोच चीन में तब आई जब पश्चिमी विचारों का असर बढ़ने लगा था। शुरुआत में कई लोगों ने इसके बारे में लिखा, लेकिन माओ जेडोंग ने इसे चीन की जमीन से जोड़कर समझाया। उन्होंने कहा कि चीन के अपने हालात हैं, अपनी संस्कृति है, तो हमें मार्क्सवाद को उसी के हिसाब से अपनाना होगा। यानी वो चाहते थे कि सोच भले बाहर से आई हो, पर उसे अमल में लाना पूरी तरह चीन के ढंग से हो। माओ का मानना था कि सिर्फ किताबों से बदलाव नहीं आता, असली बदलाव तो तब होता है जब लोग खुद समाज में बदलाव लाने के लिए काम करें। उन्होंने डायलेक्टिक्स को भी चीन की परंपरा से जोड़कर समझाया।
उनके लिए यह कोई बौद्धिक खेल नहीं था, बल्कि समाज और राजनीति को सच में बदलने का एक जरिया था। माओ ने नई लोकतंत्र की बात की, जिसमें देश की सत्ता उन लोगों से लेकर जनता के सच्चे प्रतिनिधियों को दी जाए जो बदलाव लाना चाहते हैं। उनके हिसाब से लोकतंत्र का मतलब था ऐसा शासन जो पूरी तरह लोगों के भले के लिए हो, न कि सिर्फ वोट देने की प्रक्रिया। इस नई लोकतांत्रिक सोच के साथ उन्होंने नई अर्थव्यवस्था की बात भी की, जिसमें बैंक और बड़े कारोबार सरकार के हाथ में हो, ताकि आम लोगों का फायदा हो सके और कोई निजी संस्था लोगों के जीवन पर राज न कर सके। यही सोच आगे जाकर लोहे का कटोरा यानी सरकारी नौकरी और सरकारी उद्योगों की उस नीति में बदली जिसमें हर किसी को बराबर का हक और सुरक्षा मिल सके। टू वेइमिंग एक ऐसे विचारक हैं जो कन्फ्यूशियस सोच को आज के जमाने के हिसाब से फिर से समझा और गढ़ा रहे हैं। वो मानते हैं कि कन्फ्यूशियस विचारधारा सिर्फ एक धार्मिक या दुनियावी सोच नहीं है, बल्कि इंसानियत को जोड़ने वाली एक पूरी सोच है। उनका कहना है कि एक अच्छा और नैतिक इंसान बनने की जो बात कन्फ्यूशियस ने की थी, वो लोकतांत्रिक समाज में ज्यादा अच्छे से संभव है, बजाय पुराने राजा महाराजाओं के राज या आज की तानाशाही वाली सरकारों के। तू का मानना है कि पश्चिमी सोच में जो कमजोरियां हैं, जैसे कि अकेले व्यक्ति की आज़ादी को ज्यादा जरूरी मानना और समाज की एकता की कम परवाह करना, उनका जवाब कन्फ्यूशियस की सोच दे सकता। उनके हिसाब से राजनीति और नैतिकता को साथ चलना चाहिए, जिससे समाज में हर इंसान को अच्छा बनने का मौका और प्रेरणा मिले। उनका सपना है एक ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे को अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ाएं और सरकार और जनता के बीच भरोसे का रिश्ता बना रहे। तू का कहना है कि मतभेद और अलग सोच को ऐसे सुलझाया जाना चाहिए जिससे लोगों के बीच की अच्छाई और विश्वास खत्म ना हो। अगर कोई फैसला लोगों के बीच भरोसा तोड़ता है तो वो कभी सही नहीं हो सकता। उनका मानना है कि ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें लोग मिलकर सीखें, समझें और अच्छा करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करें। तो ये भी कहते हैं कि पश्चिमी समझदारी और तर्क शक्ति बहुत काम की चीज है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ और बातें भी सीखनी होंगी। जैसे हमें सिर्फ इंसान को सबसे ऊपर मानने की सोच से बाहर निकलकर पूरी कायनात को साथ लेकर चलना होगा। अपने तजुर्बे को सिर्फ तर्क से नहीं, बल्कि भावना और संवेदना से भी समझना होगा और हर इंसान की आज़ादी, सम्मान और अधिकार को पूरी दुनिया के लिए एक साझा मूल्य बनाना होगा। जियांग छिंग एक दूसरे कन्फ्यूशियस विचारक है जो तू वेइमिंग जैसी नई सोच को नहीं मानते। उनका मानना है कि यह नई सोच असली कन्फ्यूशियस विचारों से भटक चुकी है और इसमें पश्चिमी लोकतंत्र का ज्यादा असर आ गया है। उन्हें लगता है कि चीन की सरकार की दिशा अब साफ नहीं रही, इसलिए उन्होंने एक नया रास्ता सुझाया जिसे वो संवैधानिक कन्फ्यूशियस सोच कहते हैं। जियांग चाहते हैं कि चीन में जो पढ़ाई होती है उसमें मार्क्स की जगह कन्फ्यूशियस की बातें सिखाई जाए। उन्होंने देश में नई कन्फ्यूशियस अकादमियों की शुरुआत की है और खुद भी एक जगह चलाई है जहां लोग शांति और साधना के साथ इन विचारों को सीखते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए 12 किताबों का एक सेट भी बनाया है जिसमें चीन की पुरानी सांस्कृतिक बातें सिखाई जाती हैं। अपने नए सिस्टम में जियांग एक अलग तरह की सरकार की बात करते हैं जिसमें 3 हिस्से हों। पहला वो जो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को दिखाए, दूसरा जो देश की परंपरा और इतिहास को माने, और तीसरा जो आम लोगों की भावनाओं और जरूरतों को समझे। उनका मानना है कि इस तरह का सिस्टम ही चीन के लिए सबसे सही होगा। कॉन्ग श्याओगुआंग चीन के माओ के बाद के समय के लिए एक नई राजनीतिक सोच देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि अब चीन को मार्क्सवाद को पीछे छोड़कर कन्फ्यूशियस और मेंशियस की सोच को अपनाना चाहिए। वे चाहते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को कन्फ्यूशियस विचारों के हिसाब से ढाला जाए। उनका सुझाव है कि पार्टी स्कूलों को तो चलाया जाए, लेकिन अब वहां पढ़ाई में पुराने चीनी ग्रंथों को शामिल किया जाए, जैसे 4 किताबें और 5 शास्त्र। वे चाहते हैं कि सरकार की नौकरियों में तरक्की के लिए फिर से परीक्षा प्रणाली लाई जाए
और उन परीक्षाओं में भी कन्फ्यूशियस की शिक्षा जरूरी हो। कॉन्ग का सपना है कि पूरा चीनी समाज कन्फ्यूशियस सोच को अपनाए। इसके लिए वो चाहते हैं कि देश के स्कूलों में ऐसी पढ़ाई हो जिसमें चीनी संस्कृति के मूल्यों, विश्वास और आत्मा को सिखाया जाए। उनका मानना है कि जब तक कन्फ्यूशियस की सोच को देश की मुख्य नैतिक शिक्षा नहीं बनाया जाएगा, तब तक चीन का संतुलन नहीं सुधरेगा। फैन रुइपिंग का काम भी इसी दिशा में है, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग है। वे पश्चिमी लोकतांत्रिक सोच और नए कन्फ्यूशियस विचारों दोनों से अलग हटकर बात करते हैं। उनका मानना है कि पश्चिमी सोच बहुत ज्यादा सिद्धांतों और बातों में उलझी रहती है, जबकि कन्फ्यूशियस की सोच जमीन से जुड़ी होती है। वो मानते हैं कि अच्छी जिंदगी जीने की शुरुआत एक सच्चे कन्फ्यूशियस परिवार से होती है, जहां लोग एक दूसरे से अलग होते हुए भी रिश्ते और प्यार के संतुलन को समझते हैं। वहीं से इंसान सीखता है कि समाज में दूसरों से कैसा व्यवहार करना है। फैन कहते हैं कि पश्चिम की तरह अधिकारों की बात करने के बजाय हमें देश और दुनिया को एक बड़े परिवार की तरह सोचना चाहिए, जहां सबको अपनापन मिले। वो न्याय का मतलब बराबरी जैसी सोच को नहीं मानते, बल्कि कहते हैं कि कन्फ्यूशियस सोच में न्याय का मतलब है समाज में सामंजस्य और मेल मिलाप। चीन की सोच और राजनीति को फिर से समझने और गढ़ने की इस पूरी कोशिश में कई विचारक शामिल हैं, जिनका मकसद सिर्फ इतिहास को याद करना नहीं, बल्कि आज की ज़रूरतों के हिसाब से उन पुरानी बातों को फिर से जिंदा करना। इन सब बातों से ये समझ आता है कि चीनी दर्शन सिर्फ पुरानी किताबों की चीज़ नहीं है, बल्कि आज भी समाज और देश को दिशा देने की ताकत रखता है।